नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग CNT एक्ट में अगले चरण पर बात करेंगे। आज हम लोग अध्याय 2 से लेकर के जो है 7 तक बात करेंगे, जो बड़ा एक एरिया कवर हो जाएगा। इसमें धारा 43 तक कवर हो जाएगा कुल 271 में, क्योंकि कुछ जो उपायुक्त वाला जो चैप्टर है उसमें लगभग 100 धाराएँ हैं और उसमें लगभग कोई कुछ को छोड़ दिया जाए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए इस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक या हो सकता है 2 मैक्सिमम वीडियो होगा, और इससे पहले कि आप 2 वीडियो को देख लेते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि इसमें पूरे सारे प्रश्न इसमें आ जाएंगे। 6 का 6 प्रश्न इसमें आपको आएंगे। और इसमें एक बात ध्यान रखना है कि इसमें किस अध्याय में क्या बातें हैं, मतलब उसका हेडलाइंस आपको हर हालत में रखना है, याद रखना है। उसी प्रकार से किस धारा के अंदर क्या बातें याद रखनी है या नहीं रखनी है, केवल धारा याद रखना है या धारा के अंदर की कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। निश्चित रूप से ये आपको काफ़ी आसान हो जाएगा, ये आसान CNT एक्ट लगने लग जाएगा। उसके बाद हम लोग SPT पर बात करेंगे। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आपकी जो समस्याओं का ये निराकरण करेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि कुछ टेक्निक्स की कैसे आप किसी चीज़ को याद रखते हैं और आपके लिए वो हेल्पफुल हो। धारा 4 में जो काश्तकारों का वर्ग दिया गया है उसमें 4 प्रकार के काश्तकार के बारे में दिया हुआ है। पहला है भूधारक, दूसरा है रैयत, जिसमें 3 प्रकार का रैयत है: अधिभोगी रैयत, अनधिभोगी रैयत और खुटकट्टी अधिकारयुक्त रैयत। तीसरा है दर रैयत, जिसको अंडर रैयत बोलते हैं, और चौथा है मुंडारी खुटकट्टीदार। यदि ये आपको पता है, ध्यान रखिए कि जो रैयत का अलग से अभी मतलब कि ये भूधारक जो है धारा 5 में होगा, और रैयत के जो ये तीनों पार्ट है ये अलग अलग धाराओं में फिर हम उसको देखेंगे। अभी देखते हैं कैसे। तो अधिभोगी रेट, ऑक्यूपेंसी राइट नाम से ही पता चल जाए कि जो रैयत इस पर ऑक्यूपेंसी राइट होता है नहीं होता है, और बाकी खुटकट्टी अधिकारी को रैयत और मुंडारी खुटकट्टीदार के बारे में अभी हम देखते हैं। यदि आपको धारा 4 के ये 4 प्रकार के रैयत पता है तो आपको अगले जो 4 धारा है और अगले जो 4 अध्याय है बड़ी इजीली याद हो जाएगा। देखिए कैसे। काश्तकारों का जो पहला वर्ग भूधारक है उसको देखिए, फिर आगे धारा 5 में इसका अर्थ बताया गया। रैयत का अर्थ धारा 6 में बताया गया है। खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत जो है वो धारा 7 में बताया गया है, और जो मुंडारी खुटकट्टीदार है वो है धारा 8 में, इसका फिर अर्थ बताया गया। तो ये याद हो जाएगा आपको इजीली। इसी प्रकार से देखिए आगे कि यही भूधारक को अध्याय 3 में बताया गया है, अधिभोगी रैयत को अध्याय 4 में बताया गया है, खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत को अध्याय 5 में बताया गया है, और अनधिभोगी रैयत जो है ये अध्याय 6 में बताया गया। तो इजीली आपको ये याद हो जाना चाहिए। मतलब धारा 4 याद है तो अगले धारा 8 तक याद हो जाएगा, और अगला 4 अध्याय में क्या क्या बातें हैं और किस पर वो बात होगी ये आपको याद हो जाएगा। तो धारा 4 में काश्तकारों का वर्ग हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि धारा 5 जो भूधारक का अर्थ बताया गया कि मतलब भूधारक कौन है, लैंड होल्डर्स कौन है। तो भूधारक का मतलब है कि वह व्यक्ति जिसने प्रॉपर्टाइज से और अन्य भूधारक से, ठीक है, लगान तहसील करने के उद्देश्य से या काश्तकारों को स्थापित कर खेती करने के उद्देश्य से किसी भूमि पर उसके धारण करने का अधिकार अर्जित प्राप्त कर लिया, तो वो भूधारक है। इसमें उन व्यक्तियों के हित उत्तराधिकारी भी शामिल है जिसने ऐसा अधिकार प्राप्त किया है। मतलब कि यदि आप समझते हैं कि ए है, ए ने हासिल किया, उसके बाद उसका बेटा बी है तो बी के पास भी ये चीज़ हासिल है, सी है तो उसके पास भी हासिल है, तो ये बी सी भी होगा। मतलब कहने का मतलब बी सी भी भूधारक होगा। इसी प्रकार से छोटा नागपुर भूधात्री अधिनियम 1869 के जो रजिस्टर में यदि कोई प्रविष्टि है तो वो भी भूधारक है, लेकिन इसमें मुंडारी खुटकट्टीदार शामिल नहीं है। अगला है रैयत का अर्थ। तो रैयत का अर्थ जो है जिसने खुद या अपने परिवार के सदस्य के द्वारा भाड़े पर या भागीदारों पर या बटाईदार करके किसी भी अन्य तरीके से खेती करने के उद्देश्य से यदि भूमि धारण करने का अधिकार अर्जित कर लिया है तो वह रैयत है। इसमें उसके हित उत्तराधिकारी भी आते हैं, लेकिन मुंडारी खुटकट्टीदार नहीं आता है।
तो रैयत समझ में आ गया। धारा 7 में है खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत, मतलब कि वह रैयत जो गांव का प्रवर्तक हो या उसके वंशजों के द्वारा जंगल से भूमि साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाई हो, या फिर उसके वंशज का कोई व्यक्ति हो, तो वह खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत होगा। ध्यान रखें कि ऐसा रैयत वह तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके पूर्वज उस गांव के मूल प्रवर्तक ना हो। एक बात इसमें और भी ध्यान रखना है कि इस अधिनियम के पहले मान लीजिए किसी भी कारण से किसी व्यक्ति ने, मतलब अधिनियम प्रारंभ होने से पहले ही कोई खुटकट्टीदार काश्तकारी जो है वो कानूनी रूप से अर्जित कर लिया, तो इस कानून के बाद से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो फिर भी खुटकट्टीदार ही कहलाएगा। मुंडारी खुटकट्टीदार रैयत का मतलब है कि वह मुंडारी या वह मुंडा जिसने अपने परिवार के सदस्यों के साथ जंगल के एक बड़े हिस्से को या कुछ भाग को उसने खुद साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाया हो और उस पर अपना अधिकार कर लिया हो, तो वह मुंडारी खुटकट्टीदार रैयत है। ध्यान रखिए कि उस मुंडा के वारिस, मतलब कि उसका वंशज, उसका संतान, उसका भी ऐसी भूमि पर कब्जा हो या कोई हक बनता हो या उनके वंशजों के कब्जे में हो, तब भी वो ज़मीन जो है मुंडारी खुटकट्टीदार कहलाएगा। मतलब एक ग्राम के प्रवर्तक के द्वारा, मतलब जो धारा 7 था, मतलब खुटकट्टीदार युक्त जो भूमि है, मतलब कि एक उसके ग्राम के प्रवर्तक जिसने पूरे गांव को, जो सामूहिक अधिकार होता था, जो पहले के वीडियो में हम देखे होंगे कि एक सामूहिक अधिकार पूरे गांव पे होता था, उन लोगों के द्वारा बनाया गया। उस समय निजी भूमि का हक नहीं होता था, और बाद में जो खुद किसी ने जो निजी भूमि के बनाने के उद्देश्य से जो बनाया, तो उसको मुंडारी खुटकट्टीदार कहा गया, जैसे कि इस धारा 8 में है। अध्याय 3 में भूधारक दिया गया है। इसमें जो है धारा 9 से 15 तक इसमें दिया गया है भूधारक के रूप में। तो हम देखते हैं कि जो धारा 9 है उसमें लिखा है कि भूधारक लगान वृद्धि के लिए कब दायी नहीं होगा, मतलब कि टेनियर होल्डर व्हेन नॉट लायबल टू इन्हेंसमेंट ऑफ रेंट, ये कह रहा है। तो इसमें यदि कोई प्रश्न आएगा इस धारा से, तो केवल इतना याद रखना है कि भूधारक के लगान वृद्धि कब नहीं हो सकती है। तो उसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद यदि किसी प्रकार की लगान में वृद्धि नहीं की गई है, तो वह भूधारक जो है लगान वृद्धि के लिए दायी नहीं होगा। तो अस्थायी बंदोबस्त अधिनियम 1793 खाली याद रखना है, इसमें इतना ही याद रखना है। 9 को में दिखा है कि भूधारक या ग्राम मुखिया के लगान की वृद्धि, भूधारक या ग्राम मुखिया के लगान की वृद्धि कौन कर सकता है। इसमें केवल इतना याद रखना है कि उपायुक्त या राजस्व अधिकारी। ध्यान रखिए कि इसमें और भी बहुत सारी बात दिए गए हैं, जैसे कि इसमें यदि लगान वृद्धि होगा तो जो आसपास के जो निकट काश्तकार में, जैसे कि कोई परंपरा है या जो कोई समय अनुकूल उस समय के अनुसार जो उचित हो, या उचित क्या होगा उसमें ये देखा जाएगा कि काश्तकारी की उत्पत्ति और उसका इतिहास क्या है, उस आधार पर वृद्धि किया जा सकता है। लेकिन इसमें केवल इतना याद रखना है कि इसका उपायुक्त और राजस्व अधिकारी इसके लिए ऑथराइज्ड है, मतलब कि इस धारा में केवल इतना याद रखना है। और एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट होगा, लगान को यदि बढ़ाया जाता है तो ध्यान रखिए कि यदि एक बार बढ़ा दिया गया तो 15 वर्षों तक की कालावधि तक फिर से नहीं बढ़ाया जा सकता है। ये 2 पॉइंट याद रखना है, मतलब कि आपको प्रश्न फॉर्म में खुद दे देगा कि अध्याय 3 में धारा 9 क में जो है भूधारक या ग्राम मुखिया के लगान वृद्धि की बात की गई है, लेकिन यह वृद्धि एक बार होने के बाद कब तक नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो 15 वर्ष तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। इस चीज़ को इसमें याद रखना है। धारा 10 जो है उसमें लिखा है कि कतिपय भूइंहरों का लगान वृद्धि के लिए दायी न होना। तो इसमें केवल एक तो धारा याद रख लेना है कि भूइंहरों का लगान वृद्धि किस धारा के तहत होती है कि 10 के तहत। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट जो शायद पूछ सकता है वो ये रखना है कि किसका नहीं होगा। तो ऐसा भूइंहर जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के द्वारा तैयार किए गए रजिस्टर में जिसके नाम प्रविष्ट हो, तो उसकी भूधत्री के लगान में वृद्धि नहीं होगा। तो ये याद रखना है, ये आपको धारा सहित हो सकता है लिख करके बता दे, लेकिन आपको याद रखना है कि कौन भूइंहर ना इस CNT एक्ट 1869 में जिसके रजिस्टर में नाम हो उस पर लगान वृद्धि नहीं होगा। तो इस प्रकार ये धारा 10 भी कंप्लीट हो गया। धारा 11 जो है भूधात्रियों के कतिपय अंतरणों का रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। तो इसमें याद रखना है कि इसमें केवल
धारा सीधा याद रखना है कि जो टेन्योर्स के जो ट्रांसफ़र का जो रजिस्ट्रीकरण होता है या रजिस्ट्रेशन होता है किस धारा में ना 11। हालांकि इस धारा को इस रूप में पूछेगा मुझे नहीं लगता है, लेकिन इसके बाद इसमें कई चीज़ें दिया गया है कि जैसे कि कोई भूधत्री का मतलब किसी हिस्सा का जो ट्रांसफ़र करेगा किसका, कि उत्तराधिकार का, विरासत का, विक्रय का, दान या विनिमय के रूप में। ठीक है, इसका एक प्रोसेस है कि फिर वो जो लेना चाहेगा वो उसको पंजीकरण कराएगा। ठीक है, यदि ज़रूरत पड़ेगा तो इसमें कोई फीस भी ली जा सकती है, मतलब कि रजिस्ट्री के एवज में। तो जो फीस है इसमें जो इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को जो याद रखना है वो इतना कि ये फीस जो है 1 रुपया से कम या 100 रुपया से अधिक नहीं होगी। मतलब कि आपको धारा 11 के बारे में हो सकता है सारी बात बता दी जाए और उसमें बोला जाएगा कि इसमें कितने फीस हो सकती है, तो 1 रुपया से कम और 1 रुपया से अधिक नहीं होगा। ये इम्पोर्टेंट है। धारा 12 में दिया गया है कि भूधत्री के अंतरण का रजिस्ट्रेशन अनज्ञात करने से भूस्वामी द्वारा इनकार करने पर क्या प्रक्रिया अपनी जाएगी। ध्यान रहे कि इसमें जो एक बात है कि यदि ऐसा कोई इनकार किया जाता है तो जो भूधत्री का जो अंतरण चाह रहा है, मतलब जिसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, मतलब जो ट्रांसफरी है जो खुद इसे लेना चाह रहा है, तो वो एक शिकायत करेगा उपायुक्त के पास में, फिर वो उसमें जांच करेगा, फिर उस हिसाब से उपायुक्त उसमें आदेश पारित कर देगा। यदि कोई बहुत बड़ा गंभीर कारण नहीं है तो उसको रजिस्ट्रीकरण उसको मान लिया जाएगा। तो इसमें मुझे लगता है कि ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब कि धारा 12 के पीछे उतना पागल होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि कोई इतना इम्पोर्टेंट है या इस धारा से कोई प्रश्न आने की संभावना है। अब धारा 13 है भूधत्री का विभाजन या लगान का वितरण। तो धारा 13 में बहुत सारी कहानी बताई गई है, इसको इतना ज़्यादा ये नहीं करना है। यदि किसी भूधत्री का विभाजन होता है तो उसमें जो लगान का वितरण या विभाजन कैसे होगा इसको इतना जानना है कि इसमें एक शब्द छूट गया है, इसमें लिखना है कि अनुपातिक। तो अनुपातिक रूप से उसमें उससे लगान लेगा, बस इतना ही जानना है। मतलब कि यदि कहा जाए इसमें सिर्फ प्रश्न डायरेक्ट इतना लिख देगा कि CNT एक्ट 1908 की धारा 13 में भूधत्री के विभाजन या लगान का वितरण करने का जिक्र किया गया। इसमें निम्नलिखित में किस दर पर लगान ली जाएगी। ठीक है, तो इसमें लिख देगा कि 1/5, 2/5 कुछ भी लिख देगा, तो इसमें समानुपातिक या अनुपातिक लिखना। इसमें कोई ऐसा चीज़ दिया नहीं हुआ है कितना होगा। धारा 14 जो है इसमें पुनर्ग्रहणीय भूधत्री के पुनर्ग्रहण पर विलंगमो इनकम्बेंसेज का बदलीकरण दिया गया। इसका सिंपल सा मतलब है कि पुनर्ग्रहणीय भूधत्री के पुनर्ग्रहण पर बाधाओं का इसमें निवारण किया गया है। मतलब कि जो पुनर्ग्रहणीय भूधत्री है, जैसे कि मैंने बताया था कि A ने B को कोई भूमि दिया और B का बिना वंशज डेट कर गया या उसका कोई वंश परंपरा नहीं रहा, नर वंश परंपरा नहीं रहा, तो B से वो A में फिर से ट्रांसफ़र हो जाता था। मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया था। तो इस तरह की चीज़ों में मतलब कि फिर से A जो पुनर्ग्रहण करेगा इसके इस रास्ते में आने वाले सभी बाधाओं का निवारण या जो इसका रद्दीकरण जो है उसको बातलीकरण लिख दिया सब, मतलब उसी का निवारण, मतलब पुनर्ग्रहणीय भूधत्री के पुनर्ग्रहण पर बाधाओं का निवारण करना ही इस धारा का उद्देश्य है। तो मतलब कि यदि आपसे इस धारा के बारे में पूछा जाए, केवल इतना याद रखना है कि धारा 14 में जो है ये चीज़ दिया गया है, मतलब धारा जो 14 में जो चीज़ दी गई है उसी को केवल याद रखना है, इससे ज़्यादा माथा नहीं करना है। और इसमें भी लिखा गया है कि जो हित उत्तराधिकारी है उसकी सम्मति या अनुज्ञा के बिना भी जो है मतलब कि पुनर्ग्रहण पर जो है कि माना जाएगा, लेकिन उसमें कुछ अवस्था दिया गया है, जैसे कि कोई निवास गृह, अस्थायी भवन, निर्माणशाला, अस्थायी उद्यान, बाग, बांध, नहर, नहर, सिंचाई, पूजा स्थल, शमशान, कब्रस्थान, कंटेनमेंट की भूमि, कोई खदान है, कोई किसी पवित्र स्थल है, मुंडारी खुटकट्टे का अस्तित्व, कोई भूमिहर भूमि है। इन सारे चीज़ों को छोड़ करके इसमें जो है उसको उसकी मतलब कि पुनर्ग्रहण पर जो अन्नदाता की सम्मति के बिना भी पुनर्ग्रहण समझा जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसमें इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल ये धारा याद रख लेना मुझे लगता है कि पर्याप्त होगा। धारा 15 में है भूस्वामी के अधिकारों की व्यावृत्ति, मतलब कि सेविंग ऑफ राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड। मतलब कि इसमें कई बातें दी गई है कि ध्यान रखना कि इसमें धारा जैसे कि 11 में दिया गया था कि जो उसमें ट्रांसफ़र का जो रजिस्ट्रेशन होगा, फिर 12 में जो बताया गया था कि इनकार करे तो किस तरह से उसको रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, और फिर उसमें 14 में जो अभी हमने देखा कि जो पुनर्ग्रहणीय जो भूधत्री है उसके पुनर्ग्रहण पर बाधाओं का निवारण जो किया जाएगा। मतलब कुल मिला के है कि इसे भूस्वामी उस पुनर्ग्रहणीय भूमि को वापस पा सकेगा। मतलब ये सारा जो प्रक्रिया दिया गया है धारा 15 में। तो धारा 15 में जो है कुल मिला के कहा जाए तो भूस्वामी के अधिकारों की रक्षा की बात की, केवल इतना धारा को याद रखना है, पर्याप्त है
कि भूस्वामी के अधिकारों की जो रक्षा करने की बात किस धारा में है, तो 15 में है। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब अध्याय हम 4 देखते हैं। इसको धारा 16 से 36 तक दिया गया है अधिभोगी रैयत के बारे में। तो इसमें कई चीज़ देखना है कि एक तो सामान्य इसमें कुछ धाराएं दी गई है और कुछ में लगान वृद्धि, तो लगान घटाना, तो अतिरिक्त क्षेत्र में लगान वृद्धि या घटाना या उसका वर्जन करना, या इंसिडेंट ऑफ राइट्स, ये इन सब के बारे में बताया गया है इस अधिभोगी रैयत के बारे में। तो सबसे पहला जो धारा जो 16 है उसमें है कि विद्यमान भोगाधिकार का बना रहना। धारा 16 में सिर्फ इतना जानना है कि इसमें विद्यमान अधिभोगाधिकार का बना रहना, मतलब कि ऐसा कोई रैयत जो इस अधिनियम के माने शुरू होने से पहले किसी भी प्रकार से कोई भी स्थानीय परंपरा, रूढ़ी या प्रथा के तहत किसी भी प्रकार से यदि किसी भूमि पर उसको अधिकार प्राप्त था और उसको नहीं भी यदि था तो, लेकिन उस पर यदि 12 वर्षों तक यदि उसने उसमें खेती किया है तो ये इस भूमि पर उसको जो है अधिभोगी रैयत माना जाएगा या उसको ऑक्यूपेंसी राइट बना रहेगा। ये केवल इतना याद रखना, मतलब 12 वर्ष ये चीज़ आपको इस धारा में याद आपको रहना चाहिए। मतलब कि धारा 16 में विद्यमान अधिभोगाधिकार का बना रहना बताया गया है, लेकिन इसके लिए किसी ज़मीन पर इसके किसी भी प्रथा के द्वारा यदि उस पर अधिकार किया हुआ है तो, और या फिर नहीं भी किया हुआ लेकिन 12 वर्ष तक उसमें खेती किया है, यानी 12 वर्ष याद रखना है। धारा 17 जो है बंदोबस्त रैयत की परिभाषा के बारे में बताया गया है। इसमें केवल इतना याद रखना है कि धारा 17 में, यानी कि बंदोबस्त रैयत की परिभाषा CNT एक्ट में किस धारा में दिया गया है, तो 17 में। इस चीज़ को एक बार सीधा मोटा मोटी याद रखना है। और इसके अंदर 2-3 बातें हो सकता है कि इम्पोर्टेंट हो, जैसे कि मान लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व में या फिर बाद में किसी गांव में मतलब कि स्थित किसी भी मतलब प्रकार के या फिर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से एक पट्टेदार के रूप में लगातार यदि 12 साल तक यदि कोई भूमि धारण किया है तो उस गांव को उसको रैयत समझा जाएगा। मतलब फिर यहाँ भी लगातार 12 वर्ष, यानी 12 को हमेशा याद रखना है, तो उसको वहाँ का रैयत समझा जाएगा। यदि उसका बारिश भी है मतलब कि, तो किसी रैयत का बारिश भी जो है रैयत समझा जाएगा। इसी प्रकार एक या 2 अंशधारी यदि एक ही भूमि के लिए हो तभी माना जाएगा। एक चीज़ और इसमें है कि कोई व्यक्ति किसी गांव में मान लीजिए तब तक भूमि धारण करता है या जब तक भूमि धारण करता है या उसके पश्चात भी 3 वर्ष तक यदि वो भूमि धारण करते रहता है तो भी वो रैयत समझा जाएगा। मतलब कि आपको मैं समझा रहा हूँ, मतलब कोई व्यक्ति किसी गांव में एक भूमि धारण करता है और वो चला जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी 3 वर्ष तक उसको 3 वर्ष तक यदि नहीं भी आता है तो उस भूमि का उसको रैयत समझा जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि किसी न्यायालय के द्वारा या किसी केस के द्वारा यह साबित हो गया है कि भूमि पर जो कब्जा है फलाना व्यक्ति का है, ठीक है, और तब भी उसे रैयत समझा जाएगा, बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। ध्यान रहे कि यदि उस बाद के बाद 3 साल तक यदि वो कब्जा नहीं भी करता है तब भी उस ज़मीन पर उसको बंदोबस्ती कब्जा माना जाएगा। यह भी है कि यदि मान लीजिए यह प्रमाणित हो जाता है किसी भी बाद में या किसी भी केस में कि फलाना व्यक्ति रैयत के रूप में जो है इस जगह पे भूमि धारण करता है, इस गांव में भूमि धारण करता है, तो यह मान लिया जाएगा कि उसने लगातार 12 वर्ष से जो है भूमि का रैयत है ना, जब तक कि कोई उसके खिलाफ कोई ऐसा गंभीर मतलब कोई फैक्ट या कोई भी तथ्य ना सामने आ जाए तो वो माना जाए कि 12 वर्ष से खेती कर रहा था, वो वहाँ का बंदोबस्ती रैयत। तो कुल मिलाकर के इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ याद रखना है वो ये कि बंदोबस्त रैयत की परिभाषा किस में दिया गया है, और इसके बाद जो मेन कंटेंट मैंने बताया ये भी इसमें इम्पोर्टेंट हो सकता है। धारा जो 18 है इसमें लिखा है कि कतिपय दशा में भूमिहारी तथा मुंडारी खुटकट्टीदारों का बंदोबस्त रैयत होना। इसके पीछे एक प्रक्रिया दी गई है। धारा 18 के अनुसार किस व्यक्ति को जो है मतलब किन वर्गों को जो है भूमिहारी या मुंडारी मतलब कि खुटकट्टीदार का रैयत समझा जाएगा, बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। तो इसमें यह है कि यदि कोई मंझेस या बड़खेता भूमि के रूप में यदि कोई ज्ञात भूमि है तो उससे अलावा यदि कोई भूमि है तो CNT एक्ट 1869 में उसके द्वारा तैयार किया गया रजिस्टर में यदि उसका नाम हो, या कोई भी जो भूमिहारी परिवार है जो लगातार 12 वर्ष तक उस गांव में खेती किया हो, तब ये फिर उसको बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा, बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। उसी प्रकार यदि मान लेते हैं कि किसी गांव में एक ऐसी भूमि जो मुंडारी खुटकट्टी काश्तकारी का भाग नहीं है, लेकिन
इस अधिनियम के शुरू होने से पहले या इस अधिनियम के लागू होने से पहले किसी भी कानून के द्वारा, किसी भी विधि के द्वारा, किसी भी अभिलेख के द्वारा मान लीजिए वह एक मुंडारी खुटकट्टीदार काश्तकरी की प्रविष्टि पा जाता है या उसको साबित कर दिया गया है, तो और लगातार उसने 12 वर्षों तक भूमि धारण किया हुआ है, तो फिर उसे जो है बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा इस धारा के अनुसार। 19 में है बंदोबस्त रैयतों का अधिभोगाधिकार। तो बंदोबस्त रैयत का जो अधिभोगाधिकार होगा, जैसे अभी हमने धारा 17 और धारा 18 देखा, तो इन दोनों के अंतर्गत मान लीजिए गांव की जितनी भी भूमि पर किसी रैयत का मतलब कि कब्जा है, वहाँ यदि भूमि धारित करता है तो उन सब पर उसको जो है ऑक्यूपेंसी राइट होगा, मतलब कि उस पर अभी अधिभोगाधिकार उसमें होगा। बस इसमें केवल धारा 19 के तहत केवल बंदोबस्त रैयत का अधिकार दिया गया है, इतना जानना है। ये मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो धारा होगा, मेरे हिसाब से नहीं लगता है। धारा जो 20 है, इसमें हम देखते हैं कि भूस्वामी द्वारा जो इसको अधिभोग के अर्जन का प्रभाव, मतलब इफेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट बाय लैंडलॉर्ड, इसमें क्या है देखते हैं। धारा जो 20 है वो बहुत लंबा चौड़ा दिया गया है, लेकिन इसमें केवल इतना जानना है, जो आपको जो इसमें जानना है उसमें सिर्फ इतना जानना है कि भूमि पर कोई भी व्यक्ति यदि अधिकार रखता है, चाहे किसी भी रूप में, चाहे संयुक्त रूप से हो, अस्थायी भूधारक हो, या किसी बंधकधार के रूप में हो, बटाईदार के रूप में हो, या सिकमी पट्टेदार के रूप में हो। सिकमी पट्टेदार का मतलब है कि मान लीजिए कि ए ने किसी बी ने ए से मान लीजिए लगान के लिए एक भूमि लिया और बी ने भी लगान के लिए सी को भूमि दे दिया, तो सी का भी इसमें राइट होगा, सी भी इसमें रैयत कहलाएगा। मतलब कि इसमें लगान के लिए भूमि लेकर लगान में देने वाले भूमि भी जो है, जो उस भूमि पर खेती करेगा वो रैयत कहला जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब है कि भूमि पर अधिकार रखने वाला व्यक्ति अपना अधिकार नहीं खोता है, उससे अपना अधिकार दिया जाता है। केवल इसमें इतना ही धारा 20 में जानना है आपको। धारा जो 21 है भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार। ध्यान रहे कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भूमि के उपयोग के बारे में दिया गया है। मतलब कि इसमें तो एक तो आपको सीधा धारा 21 याद रखना है कि भूमि के उपयोग के बारे में जो अधिभोगी रैयत का अधिकार किस धारा में दिया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि धारा 21 में। तो धारा 21 याद रह गया, और इसमें उपयोग किस तरह से राइट है इसको हम देखते हैं। देखिए, भूमि उपयोग के बारे में इस धारा में बहुत लंबा चौड़ा दिया गया है। तो इसमें इतना जानना है कि मान लीजिए कोई रैयत है, वो अपने भूमि का उपयोग किसी भी अपने उस इलाके की जो स्थानीय रीति परंपरा कोई भी प्रथा है तो उस हिसाब से कर रहा है। कहीं खेती हो रहा है या जिस चीज़ का धान की खेती हो रहा है तो धान की कर रहा है, सब्जी होता है तो सब्जी कर रहा है, मतलब जो भी वहाँ की परंपरा है उस हिसाब से वो मतलब कोई खेती कर रहा है। या मान लीजिए कि यदि को उस कुछ भी वो कर रहा है लेकिन उससे भूमि का जो है मूल्य ह्रास नहीं हो रहा है, चाहे काश्तकारी के लिए वो अनुपयुक्त नहीं हो रहा है, या फिर मान लीजिए वह जो रीति रिवाज जो वहाँ जो उस इलाके में चल रहा है उसको नज़रअंदाज करके भी वो कुछ कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। जैसे कि अगर वो ईंट बनाता है, खपड़ा बनाता है, ठीक है, या फिर तालाब कुआं बांध बनाता है, या कोई व्यापार के लिए छोटा मोटा भवन बनाता है, तो ये इसको नहीं माना जाएगा कि किसी प्रकार से वो काश्तकारी के लिए भूमि को अनुपयुक्त कर रहा है या फिर अपने रीति रिवाज को प्रतिकूल जाकर भी कुछ गलत कर रहा है। लेकिन मान लीजिए कि कोई रैयत किसी तालाब का खनन करता है और तालाब पर जो उत्पादन होगा, तो इसमें ध्यान रखना है कि तालाब में जो उत्पादन होगा उसमें तो उत्पाद में जो भूस्वामी का हिस्सा 20 में से 9 तथा रैयत का जो होगा ना 20 में से 11 होगा। ये चीज़ याद रखना, ये फैक्ट याद रखना है कि मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आ जाए कि धारा 21 में भूमि उपयोग के बारे में जो अधिभोगी रैयत को अधिकार दिया गया है, मान लीजिए वह तालाब खोदता है और तालाब में उत्पादन एक मछली या कुछ भी उससे उत्पाद होता है, तो उसमें से भूस्वामी को उसमें कितना हिस्सा मिलेगा, तो 9 मिलेगा, तो 20 में 9 मिलेगा, और जो रैयत है उसको 11 मिलेगा 20 में। ये चीज़ फैक्ट याद रखना है। 21 को में दिया गया है वृक्षों में अधिभोगी रैयत का अधिकार। इसमें बहुत तरह की बात दिया गया है कि किसी रैयत को जैसे कि किसी भूमि पर अधिकार है तो उसमें वृक्ष लगा सकता है, बांस लगा सकता है, उसको काट सकता है, उसको ले जा सकता है, उसको गिरा सकता है, उसमें फल फूल कुछ उगा सकता है, उसको ले जा सकता है, तरह तरह के राइट है। लेकिन इसमें यदि मान लीजिए कि जो उस भूमि पर उसका अधिकार होने से पहले उस भूमि पर यदि मान लीजिए कोई बांस या इस तरह की वृक्ष यदि लगा हुआ है तो उसकी जो कटाई होगा वो जो रैयत और भूस्वामी की सहमति से ही होगा। यदि मान लीजिए दोनों में से कोई काटने के पक्ष में नहीं है और एक चाहता भी है तो इसमें उपायुक्त की अनुमति से ही ऐसा वो लोग कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि इस धारा का इम्पोर्टेंस इतना है एग्जाम में कि वृक्षों में जो अनधिभोगी रैयत का जो अधिकार है और दुनिया भर का जितनी चीज़ें अभी मैंने बताया वो सारा लिख दे सकता है।
तो किस धारा में है, तो इसको 21 को याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। धारा 22 जो है उसमें अधिभोगी रैयत का विनिर्दिष्ट आधारों के सिवाय बेदखली से संरक्षण की बात की गई है। मतलब कि इस धारा में केवल इतना याद रखना है कि धारा जो 22 को एकदम रट डालना है कि इसमें बेदखली से संरक्षण का मतलब बात बताया गया है, केवल इसमें इतना याद रखना है। इसमें तो ऐसे बहुत सारी बात है कि जब तक कोई डिग्री नहीं दे या कोई कोई पारित कोई न्यायालयी प्रक्रिया नहीं हो तब तक उसे बेदखल नहीं किया जाएगा। मतलब उसको बेदखल से संरक्षण तभी मिलेगा जब, इससे पहले हमने 21 जब भूमि उपयोग के बारे में बताया था अभी, उसको मानता है, ठीक है। इसके अलावा यदि मान लीजिए वो भूस्वामी के साथ किसी संविदा या कॉन्ट्रैक्ट जो किया हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट के बंधनों को वो मानता है या उसको भंग नहीं किया है तो फिर उसको बेदखल नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा यदि उसको करेगा तो फिर किया जा सकता है। तो केवल इसमें संरक्षण दिया गया है बेदखल से, इसमें इतना ही याद रखना है। धारा 23 में है कि मृत्यु हो जाने पर अधिभोगाधिकार का न्यायगत होना। इसमें बहुत कुछ बातें गया है कि मान लीजिए कोई रैयत निर्वसियत मर जाता है तो स्थानीय नियमों के अनुसार या कोई रीति के अनुसार उसको उसका उत्तराधिकार प्राप्त होगा। लेकिन किसी दशा में यदि मान लीजिए कि उसका ज़मीन जो है सरकार के पास चली जाती है तो उसका जो निर्वसियत जो है समाप्त हो जाएगा, उसको समाप्त माना जाएगा। ये केवल इतना जानना है। ऐसे ये मुझे नहीं लगता है कि इस धारा में कोई ऐसा कोई ख़ास इम्पोर्टेंस है। याद रख सकते हैं तो याद रख लेना है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें कोई ऐसा इम्पोर्टेंस मुझे नहीं दिखा। 23 को में है कि अधिभोगी जोतों के कतिपय अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण, ठीक है। फिर वही ट्रांसफ़र का जो रजिस्ट्रेशन है अभी जो कुछ देर पहले सैम पढ़ा था, तो इसमें भी कोई जो बहुत ज़्यादा चीज़ याद नहीं रखना है, केवल 23 को याद रखना है कि किसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। ठीक इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसी प्रकार से ये भी है। विक्रय, दान, वसीयत या विनिमय द्वारा कोई अंतरित करता है तो फिर उसका रजिस्ट्री करेगा, फिर उसको वो जो भूस्वामी उसको रजिस्ट्री होने देगा, फिर उसमें फीस लिया जा सकता है, नहीं होने से उपायुक्त का आवेदन दे सकता है। इसी प्रकार की चीज़ें हैं। धारा 24 में है लगान भुगतान के लिए अधिभोगी रैयत की बाध्यता। तो कोई बात नहीं, इस पर वो जो जितना उसका जोत है उसके लिए उचित दर से वो लगान देते रहेगा, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। 24 जो भी है कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं था, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन भी सिर्फ 24 को में देखिए दिया हुआ है कि विभाजन द्वारा जोत का खंड और उसके लगान के वितरण, इससे पहले जस्ट हमने अभी पढ़ा था। तो इसमें कोई खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये उसी प्रकार से इससे पहले भी इसी तरह का से हम लोग अभी पढ़ चुके थे। तो इसमें केवल 24 को याद रख सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगला है कि लगान वृद्धि। तो लगान वृद्धि जो है अनुच्छेद माफ़ कीजिएगा धारा 25 से लेकर के 33 तक दिया गया है। उसके बाद फिर 33 से क से लेकर के जो है 36 तक दिया गया लगान में कमी। तो लगान वृद्धि में जो सबसे पहला धारा है धारा 25 है। इसमें है कि अधिभोगी रैयत का लगान उचित और सामयिक है, यह अवधारणा। मतलब कि इसका सिर्फ इतना ही है कि किसी रैयत का लगान तब तक उचित माना जाता है या माना जाएगा जब तक कि उसे प्रतिकूल या किसी प्रकार से उसके असंगत साबित न कर दिया गया हो। ध्यान रहे कि इसमें लगान की जो वृद्धि है 25 से लेकर के 33 तक है, ये याद रखना है कि मतलब कि लगान की वृद्धि 25 से 33 तक है, धारा तक है, इस बात को याद रखना है। लेकिन हालांकि ये 25 को 25 के रूप में याद रखना मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा इम्पोर्टेंट है, मतलब कि इसको इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता है। ये धारा 26 में जो दिया हुआ है आप देख रहे हैं कि इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व वर्धित लगान की पुष्टि। तो इसमें केवल इतना जानना है कि यदि मान लीजिए कि यह कानून जो सेंटी एक्ट बना था उससे पहले 7 वर्ष तक कोई बढ़ा हुआ लगान कोई व्यक्ति दे रहा है, ठीक है, और उसको किसी प्रकार से कोर्ट के थ्रू से या और भी थ्रू से यदि उसको अनुचित साबित नहीं किया गया हो तो वर्तमान में वही बढ़ा हुआ लगान देने के लिए वो बाध्य है, उसको कानून माना जाएगा। तो इसमें 7 वर्ष जो है इस चीज़ को खाली याद रखना है कि मतलब कि वर्धित लगान जो है कितने दिन से ही होने से मतलब कि उसको मायने समझा जाएगा 7 वर्ष। ऐसे भी ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 7 वर्ष आप याद रख सकते हैं। इस धारा को खुद प्रश्न यदि आएगा तो वो बता देगा और उसमें 7 वर्ष आपको याद रखना है। धारा 27 में लिखा है कि वे रीतियाँ जिनसे अधिभोगी रैयत का लगान बढ़ाया जा सकेगा। केवल इसमें यही धारा का यही शब्द खाली याद रखना है, बाकी और इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन रीति से इसका बढ़ाया जा सकेगा। केवल ये धारा याद रखना है, बाकी का काम आपको छोड़ देना है। इसमें कोई इस रीति जो नहीं है इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है। धारा 28 है कि लगान वृद्धि के लिए उपायुक्त के पास दिए जाने वाले आवेदन की अंतर्वस्तु। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके अंदर जो क्या क्या अंतर्वस्तु है, क्या क्या कैसे क्या होगा, ये कोई खास मतलब कि मेरे हिसाब से नहीं है। जैसे कि अंतर्वस्तु में क्या है कि उस लेटर में लिखा रहेगा कि भूखंड का स्रोत क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसका स्थानीय नाम क्या है, उसकी क्या विशेषता है, उसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, और विभिन्न वर्गों की भूमि के लिए जो उस इलाके में जो रैयत द्वारा दे लगान की दर है वो उसको ही करेगा, ठीक है। उसमें गाँव में
किस तरह की जैसे दर प्रचलित है और वह तारीख जिसमें वह गांव की विद्यमान दर जो समायोजित की गई है, ठीक है, वह दर जिसमें वह दावा करना चाहता है कम या बेसी या कोई वृद्धि का आधार जो भी हो आदि जो है इस आवेदन पत्र की अंतर्वस्तु होगी। लेकिन इसमें केवल इतना याद रखना है धारा 28, लेकिन ये धारा 28 भी वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। आप धारा 28 यदि याद नहीं भी रखते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इसमें किसी प्रकार का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। धारा 29 लिखा है कि ऐसे आवेदन पत्रों की प्राप्ति की क्या प्रक्रिया होगी, ये भी कोई आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये धारा उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें क्या प्रक्रिया होगा कि उपायुक्त जैसे आवेदन मिलेगा उसमें तुरंत वो रैयत को सूचना देगा, उसमें भूमि की माप करा सकता है, उसकी लगान सुनिश्चित कर सकता है, जो भी है, लेकिन इसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको आपको याद रखने की जरूरत है ये धारा सहित। धारा 30 में है अनुक्रमिक वृद्धि निर्देश करने की शक्ति, मतलब कि धारा 30 के अंतर्गत उपायुक्त जो है लगान वृद्धि को जो है वो क्रमिक ढंग से लागू करने के लिए आदेश दे सकता है, लेकिन यह मैक्सिमम 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। ये 5 वर्ष आप चाहे तो याद कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ये कोई इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है। अतिरिक्त क्षेत्र में लगान की वृद्धि, ठीक है, इसमें ध्यान रखना है कि इसमें जो धारा 31 है, धारा 31 मतलब कि जिस क्षेत्र के बारे में पूर्व में लगान दिया जाता हो उस क्षेत्र के अतिरिक्त धारित भूमि के बारे में लगान वृद्धि का आवेदन, ध्यान रखिए ये अभी मैंने धारा जो 28 में पढ़ा था उसी प्रक्रिया से इसमें बढ़ाई जा सकती है। तो धारा 28 ही एक प्रकार से है। उसके बाद आपका फिर दिया गया है धारा 32 में ऐसे आवेदन की प्राप्ति की प्रक्रिया, वो भी सेम वही प्रकार का होगा जैसे कि 29 में भी, जैसे मैंने बताया था। और उसके बाद जो है 33 में है व्यावृत्ति, मतलब कि 33 में ठीक 29 की तरह, माफ़ कीजिएगा, धारा 30 की तरह है, जैसे कि अनुक्रमिक वृद्धि निर्देश करने की जो शक्ति जो दिया गया था, जो मैक्सिमम 5 साल हो सकता था, तो उसी प्रकार से इसमें भी जो है कि भूस्वामी द्वारा कोई भी वर्धित लगान या कोडकर भूमि में लगाई गई लगान के लिए मना नहीं कर सकता है भूस्वामी। तो मतलब ये भी जो है लगभग 30 की तरह है। तो इस प्रकार से जो है 31, 32, 33 ये कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। अतिरिक्त क्षेत्र में लगान वृद्धि के बारे में जो बातें की गई है उसमें कोई ऐसा इम्पोर्टेंट बात नहीं है। अब है कि लगान में कमी, और लगान में कमी 33 क से लेकर 36 तक दिया गया। तो लगान में कमी जो है जैसे कि 33 क है, ठीक है, इसमें जैसे दिया गया है कि अगर कोई पहले जैसे कि 1911 और 36 में बढ़ा दिया गया है कोई लगान, ठीक है, ये तभी कम हो सकता है जब 1911 या 1936 में बढ़ाया गया हो। इस बीच में यदि किसी मान लीजिए कारणवश से जो है जोत का जो है वो मिट्टी या बालू से भर गया है और वो खेती करने लायक नहीं रह गया हो, सिंचाई करने में वो रैयत असमर्थ है, फसल के मूल्य मान लीजिए किसी कारण से स्थानीय रूप से गिरावट आ गई है, या पहले जितना क्षेत्र में वो धारण भूमि करता था वो किसी कारण से वो क्षेत्रफल अपेक्षाकृत कम हो गया है, तो ऐसी स्थिति में जो है उपायुक्त लगान में कमी कर सकता है। अब धारा 34 जो है लगान में कमी के लिए उपायुक्त के पास आवेदन, अभी हमने 28 में पढ़ा था, तो इसमें भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 35 में भी इस आवेदन पत्र की प्रक्रिया दिया गया है, ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हमने पढ़ा था। धारा 36 जो है ये इम्पोर्टेंट है, लिखा है कि जहाँ अधिकार अभिलेख नहीं हो वहाँ लगान में कमी और वृद्धि, ठीक है, मतलब और भी वृद्धि या कमी का वर्जन, मतलब उसको मना किया गया है। इसको देखते हैं कि कैसे, कि मान लेते हैं कि धारा 36 को बहुत इंपॉर्टेंट रूप में आपको याद रखना है कि मतलब कि जहाँ कोई अधिकार अभिलेख नहीं है वहाँ लगान में और भी वृद्धि या कमी की मनाही की गई है, नहीं की जा सकती है। इसमें हम देखते हैं कि जो अभी हमने पढ़ा था धारा 27 को और 29, उसके अधीन जैसे कि यदि उपायुक्त यदि मान लीजिए लगान को बढ़ाता है तो बढ़ाया हुआ लगान फिर याद रखना है कि 15 वर्ष की अवधि तक फिर नहीं बढ़ाया जा सकता है। उसी प्रकार यदि धारा 35 के अधीन यदि उन्होंने किसी प्रकार से लगान को घटा दिया है तो फिर 15 वर्ष तक और घटाया नहीं जा सकता है। तो ये दो टर्म को याद रखना है, यानी ये जो धारा 36 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 36 के दोनों कंटेंट को याद रखना है। अब हम अध्याय 5 की बात करेंगे। इसमें केवल एक धारा है 37। इसमें जो खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत है उसके बारे में बात किया गया है। तो अब हम देखते हैं कि जो धारा 37 है, खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत की काश्तकारी की प्रासंगिकता, ठीक है, मतलब कि उसमें इंसिडेंट ऑफ टेंडेंसी ऑफ रैयत सेविंग खुदकट्टी राइट्स, इसमें देखते हैं कि क्या मुख्य बातें हैं। इसमें जो धारा 37 है, धारा 37 में दो बात दिया गया है कि उसमें एक तो लगान नहीं बढ़ाया जाएगा और बढ़ाया जाएगा तो कैसे बढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहली बात इसमें जो है कि यदि मान लीजिए वो ये उन सभी रैयतों के लिए लागू होता है जिन्हें खुदकट्टी अधिकार प्राप्त है। अगर किसी खुदकट्टी रैयत की कोई भूमि, ठीक है, इस अधिनियम के 20 वर्ष पूर्व से काश्तकारी है, मतलब कि खुदकट्टी जमीन पर, ठीक है, खुदकट्टी रैयत की भूमि पर इस अधिनियम के 20 वर्ष पूर्व की काश्तकारी है, तो उस भूमि पर देय लगान जो है
नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात है कि इसमें यदि मान लीजिए किसी खुदकट्टी रैयत द्वारा देय लगान की वृद्धि के लिए कोई आदेश मान लीजिए दे दिया जाता है, ठीक है, तो यह लगान जो है उसी गांव में, उसी क्षेत्र में जो अधिभोगी रैयत जो होता है, जो वो जो लगान देता है सेम भूमि के लिए, सेम कंडीशन के लिए, तो उस भूमि की तुलना में, ठीक है, वो आधे से अधिक इसकी जो मैंने खुदकुटी प्राप्त अधिकार पर रैयत की जो भूमि पर जो लगान लगाया जाएगा, उससे अधिभोगी रैयत द्वारा जो दिए जा रहे लगान उससे आधे से ज़्यादा नहीं होगा। ये दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है खुदकर्ती के लिए। एक तो 20 वर्ष वाला और आधे से अधिक नहीं बढ़े, कितना ना, आधे से। ये आधे वाला सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें पूरा चीज़ लिखा रहेगा धारा 37 के बारे में, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखना है कि यदि खुदकट्टी अधिकार पर रैयत की कोई लगान बढ़ाया जाता है तो क्या वो अधिभोगी रैयत की तुलना में उसके लगान से आधे से ज़्यादा नहीं हो सकता है। धारा 38 जो है अनधिभोगी रैयत का प्रारंभिक लगान और पट्टा है। अब हम अध्याय 6 की बात करेंगे। इसमें धारा 38 से 42 तक दिया गया है। यह अनधिभोगी रैयत के लिए बारे में बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले जो है इसमें लिखा है कि अनधिभोगी रैयत का जो प्रारंभिक लगान और पट्टा के बारे में अनुच्छेद धारा 38 में बताया गया है। तो 38 जो है इसमें कोई खास इसमें नहीं है, केवल इतना जानना है कि जो इसमें नॉन अकाउंटेंसी रैयत जो है अपने भूस्वामी के साथ जो किए गए करार के अनुसार लगान देने के लिए बाध्य होगा, केवल इतना जानना है इस 38 में। तो इसमें ऐसे कोई अनुच्छेद इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको याद रखने की दृष्टिकोण से इसको ये किया जा सके। तो 38 कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब वो बाध्य होगा लगान देने के लिए। अब देखते हैं कि जो 39 है अनधिभोगी रैयत की अपनी जोत के अधिकार के भूस्वामी के द्वारा अर्जन का प्रभाव। तो इसमें जो धारा 20 देखे थे ना, धारा 20 में जो इसी प्रकार की जो बात दी गई थी, तो धारा 20 की तरह ही इनको भी अधिकार ये प्राप्त होगा या अधिकार प्राप्त कर सकता है। यह उसी प्रकार ठीक लागू होगा जैसा कि अधिभोगी रैयत पर लागू है। तो ये कोई खास ये भी याद करने लायक धारा नहीं है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट धारा नहीं है। अब हम धारा 40 पर देखते हैं कि अनधिभोगी रैयत के लगान की वृद्धि की शर्तें। तो मान लीजिए यदि कोई वृद्धि इसमें की भी जाती है तो इसमें क्या शर्तें हैं। तो इसमें क्या है कि अनधिभोगी रैयत का जो लगान है या रजिस्ट्रीकृत करार या धारा 42 के अधीन करार के सिवाय नहीं बढ़ाया जा सकता है। अभी 42 हम देखेंगे जस्ट तुरंत। धारा जो 41 है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि इस अध्याय 6 में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। तो यानी धारा 41 को आपको याद रखना है कि किस आधार पर अनधिभोगी रैयत को बेदखल किया जा सकता है। ध्यान रहे कि मान लीजिए कि 2 साल से कोई अनधिभोगी रैयत जो है लगान नहीं दिया है और तीसरा वर्ष मान लीजिए शुरू होता है, मान लीजिए कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और मान लीजिए कि 31 मार्च तक 2 साल उसका पूरा हो गया। तो 2 साल पूरा होने के बाद अगले 90 दिनों के अंदर यदि वह बकाया नहीं जमा करता है तो उसको बेदखल किया जा सकता है। एक दूसरा जो है कि मान लीजिए अगर कोई किसी जोत की भूमि का उपयोग स्थानीय नियम से वो हटकर करता है, जिससे कि भूमि के मूल्य का जो है वो ह्रास हो रहा है, या जो काश्तकारी के लिए जो प्रयोजनरत जो भूमि है उसको वो अनुपयुक्त बना रहा है, ठीक है, या फिर वह जो कॉन्ट्रैक्ट में जो शर्त दिया गया है उसको भंग कर रहा है या उसको नहीं मान रहा है, या फिर रजिस्ट्री के पट्टे के द्वारा मान लीजिए कि हाल ही में वो अनधिभोगी रैयत से अधिभोगी रैयत बना है, ठीक है, और अधिभोगी रैयत तो बन गया है लेकिन पट्टे की अवधि उसकी समाप्त हो गई है, तब भी उसको बेदखल किया जा सकता है। अगला है कि धारा 42 के अधीन यदि मान लीजिए वो लगान देने से इनकार कर देता है तो भी उसको बेदखल किया जा सकता है, मतलब कि उनकी रैयती से बेदखल किया जा सकता है। तो 41 बहुत इंपॉर्टेंट है और किन किन आधारों पर किया जा सकता है, केवल इसको माइंड में एक बार याद रखना है। और जो सबसे ज़्यादा याद रखना है वो है 90 दिन वाला मामला, कि 2 साल, ठीक है, 2 साल बीत जाए और 90 दिन के अंदर 2 साल जस्ट बीत जाने के बाद या तिथि किसी वर्ष प्रारंभ होने के बाद वो नहीं चुकाता है तो उसकी जो अनधिभोगी रैयत जो है उसकी रद्द की जा सकती है। धारा 42 जो है उचित और सामयिक लगान के भुगतान की सहमति देने से इनकार करने पर बेदखली की शर्तें। इसमें कोई खास नहीं, केवल इसको याद रख सकते हैं। तो आप याद रख लीजिए कि धारा जो 42 है अनधिभोगी रैयत की बेदखली के बारे में उसमें दिया गया है कि यदि उसमें वो लगान का भुगतान यदि सहमति से जो किया गया है वो देने से इनकार कर रहा है तो उसको बेदखल किया जा सकता है, ठीक है ना। भूस्वामी जो है उपायुक्त के माध्यम से
ठीक है, उसको बेदखल कर सकता है। इसकी एक अलग प्रक्रिया है ना। इसमें कई कंडीशन देख रहे हैं आप, दिया गया है बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन इसको याद रखने की वैसी कोई ऐसी पॉइंट नहीं है। मैं पढ़ के देख लिया हूँ, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी इम्पोर्टेंट बात नहीं है जिसको याद करने के लिए कहा जा सके, ठीक है, ये देख सकते हैं। अब हम अध्याय 7 की बात करते हैं। अध्याय 7 मतलब कि अध्याय 4 और 6 से छूट प्राप्त भूमियों के बारे में इसमें दिया गया है। मतलब कि अधिभोगी रैयत और अनधिभोगी रैयत, ठीक है, उनसे जो छूट प्राप्त भूमियाँ है उसके बारे में बात की गई है। जैसे कि आप इसमें केवल एक धारा है 43। तो 43 में जो है अध्याय 4 में कही गई जितनी भी बातें हैं वो निम्नलिखित पर लागू नहीं होती है, और नहीं अध्याय 6 में जो बात कही गई है वो लागू होती है। मतलब कि करों में जो छूट रहेगी ये इसमें बताया गया है। कैसे, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि भूस्वामी को जो कोई विशेषाधिकार युक्त भूमि है और वह 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रजिस्ट्री पट्टे पर अथवा 1 वर्ष या उससे कम अवधि के लिखित या मौखिक पट्टे पर धारित किया हुआ हो, या दूसरा है कि कोई विशेषाधिकार भूमि हो, ठीक है, या फिर भूमि अर्जन अधिनियम के तहत यदि कोई रेलवे या छावनी के लिए अर्जित भूमि हो, ठीक है। सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार की, जैसे लोक स्वास्थ्य के लिए उन्नयन या किसी क्षेत्र की जनता की कृषि, औद्योगिक और आर्थिक भलाई के लिए द्वारा गठित निगम की कोई भूमि हो जिसका उपयोग सड़क, नहर, तटबंध, बांध या जलाशय बनाने के लिए काम होता है, या उसका मरम्मत और संरक्षण के लिए हो जब तक कि इस भूमि का उपयोग जारी रहे या उसकी अपेक्षा की जाती है, तो ऐसी भूमि पर कर छूट की प्राप्ति रहेगी। तो इस प्रकार से चलिए दोस्तों, आज अध्याय 7 तक समाप्त हो गया है। अब अगला फिर एक वीडियो, मुझे लगता है कि शायद 2 वीडियो होगी, लेकिन पूरे CNT एक्ट में बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी ओर से समझाने का प्रयास किया है, और इसे निश्चित रूप से आप उस पर लाभ आपको मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये बहुत ही क्लिष्ट भाषा में जितने भी किताब दी गई है उसमें है। तो चलिए अगले वीडियो के इंतज़ार कीजिए, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।